हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 15 फरवरी टू 18 फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट यानी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम का टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो ऐसे सभी एस्पिरेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्विक रिवीजन यानी कि प्रीवियस लेक्चर का क्विक एनालिसिस। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली टॉपिक्स के बारे में, मतलब कि किन किन टॉपिक्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था, गवर्नमेंट ने 2 नए जजेस को अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको बताया था कि टॉप मोस्ट कोर्ट है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जिसकी वजह से 2 नए जज आ गए, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ हो गई है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, वो कितनी हो गई है 34। यानी कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, तो अभी हैं 34 जजेस। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये 2 नए जजेस के नाम मैंने आपको बताए थे। तो इन 2 नए जजेस का नाम है, एक का नाम था अरविंद कुमार और एक थे हमारे राजेश बिंदल जी। तो ये वाली बात ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमने देखा था कि इसरो ने लॉन्च किया अपना स्मॉलेस्ट रॉकेट इसरो का कौन सा है, तो SSLV-D2। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसरो का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, इसरो के करंट चेयरमैन का नाम आप ध्यान रखेंगे, और स्मॉलेस्ट रॉकेट कौन सा है ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो SSLV-D2 ये इसरो का, या आप ऐसा कहिए इंडिया का स्मॉलेस्ट रॉकेट है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी मैंने आपको बताई थी, 3 रॉकेट को ये आसानी से हैंडल कर सकता है, 3 सैटेलाइट्स को ले जा सकता है। सारी चीजें मैंने डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर में, आप वहां से जाकर देखिए। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो अगली न्यूज हमने देखी थी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम और गोल्ड के डिपॉजिट्स पाए हैं। कहां पर पाए हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेसिफिकली जम्मू में आप बात करें तो जम्मू में ये डिपॉजिट्स पाए गए हैं, लिथियम के भंडार पाए गए हैं। तो लिथियम के भंडार की खोज हुई है रिसेंटली, कहां, जम्मू एंड कश्मीर में। मैं 100% कह सकता हूं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। लिथियम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। तो वहां से आप सारी चीजों को देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं हम लोग अगली चीज की। तो अगली न्यूज हमने देखी थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है नए गवर्नर्स का, जो कि 13 स्टेट के। तो 13 स्टेट के कुछ नए गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो 13 स्टेट यानी 13 राज्यों में नए गवर्नर्स आ गए हैं। उनकी लिस्ट मैंने आपको प्रॉपर्ली कुछ 5-6 के नाम मैंने आपको याद भी करवाए हैं, और 5-6 के नाम आपको याद करने के लिए बोला गया था। तो अब वहां से आप सारी चीजों को कवर करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर आपको क्विक रिवीजन में वो सारी चीजें याद करवाने लगूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इस पार्ट को स्किप करते हैं। अगर आपको चाहिए, आपको देखना है, तो आप प्रीवियस लेक्चर से जाकर देखिए, वहां से आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज हमने देखी थी 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कंक्लूड किया गया, कहां, भोपाल में। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट्स के लिए, मतलब मध्य प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम जैसे पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वर्ग 1 वर्ग 2, उनमें ये प्रश्न बिल्कुल करंट अफेयर्स का पूछा जा सकता है कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कंक्लूड कहां किया गया, भोपाल में। और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। आज एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, आपको बताना है। उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको कई सारी चीजें, क्योंकि ये टॉपिक इतना अच्छा हमने कवर किया है कि 2 लेक्चर में, यानी कि प्रीवियस वाले लेक्चर में और इसके पहले वाले लेक्चर में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। मध्य प्रदेश का जो स्पेसिफिक लेक्चर आया था फरवरी मंथ के करंट अफेयर सीरीज में, वहां पर भी आप इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है, तो आप वहां से चीजों को कवर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से आपको इसको स्किप नहीं करना है। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं हम लोग अब।
तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू इलेक्टेड एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को नियुक्त किया गया है। तो बांग्लादेश के चप्पू जी को 22वें राष्ट्रपति बन गए हैं ये बांग्लादेश के। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने मोहम्मद अब्दुल हामिद को रिप्लेस किया है। तो मोहम्मद अब्दुल हामिद इसके पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति होते थे, लेकिन अब इन्हें रिप्लेस करके किन्हें बना दिया गया है, तो चप्पू जी को बना दिया गया है नए राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग अब्दुल हामिद की, तो अब्दुल हामिद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश रहे हैं, क्योंकि लगातार दो बार इन्होंने 5-5 साल का अपना टर्म पूरा किया है। और मैं आपको बता दूं तो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नियम है कि वहां जो राष्ट्रपति हैं वो 2 बार से ज्यादा इलेक्ट नहीं किए जा सकते, 2 बार से ज्यादा इलेक्ट नहीं किए जा सकते, यानी टोटल 10 साल तक वो रह सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस वजह से मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को नए राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किया गया या उन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, जबकि अगर बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 2 बार से ज्यादा वो अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसा कहीं भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, लेकिन बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है कि वहां 2 बार से ज्यादा एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। यही सारी चीजें लिखी हुई है। बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एनी पर्सन टू होल्ड प्रेसिडेंट्स पोस्ट बियॉन्ड 2 टर्म्स। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यही सारी चीजें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको याद कैसे रखना है, तो बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, चप्पू जी। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, चप्पू जी। तो एक कीवर्ड आप पकड़िए और कीवर्ड से आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कोई चप्पू जी करके इलेक्ट हुए हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। तो ये जो न्यूज है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडो यूएस मतलब इंडिया और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुई जिसका नाम क्या है, तर्कश। बहुत ज्यादा न्यूज में रही है ये एक्सरसाइज। तो इंडिया और यूएस के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, तर्कश। और ये कहां कंडक्ट की गई, तो ये चेन्नई में कंडक्ट की गई है। कहां कंडक्ट की गई है, तो बिल्कुल चेन्नई में कंडक्ट की गई है। तो तर्कश जो इंडिया और अमेरिका के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसे कहां कंडक्ट कराया गया, तो चेन्नई में कंडक्ट कराया गया। किसके द्वारा हुआ कंडक्ट, तो ये इंडिया की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस की तरफ से यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, इन दोनों ने ये एक्सरसाइज की है या युद्धाभ्यास किया है। अब इस एक्सरसाइज की प्रमुख बात क्या है, तो तर्कश एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और अमेरिका की, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में एक नई चीज इंक्लूड हुई। वो क्या था, वो था केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक्स जो टेररिस्ट यानी आतंकवादी करते हैं, उनसे निपटने के लिए भी तैयारी की गई। यानी आज तक या आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक्स जो टेररिस्ट करते हैं उनसे निपटने के लिए कोई एक्सरसाइज की गई हो। तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया और अमेरिका ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम है तर्कश। मैं बार बार बोल रहा हूं तर्कश। ये कंडक्ट हुई चेन्नई में। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक जितने भी करते हैं, यानी रासायनिक अटैक्स, जैसे कि अभी कोविड के दौरान जैसा कि आपको पता चला होगा कि चाइना के वुहान से मतलब उस वायरस को बनाया गया। ये सारी न्यूज चाहे अफवाह हो या अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन आपने ऐसा सुना जरूर होगा कि वो मैन मेड वायरस था और वो वायरस बनाया गया स्पेसिफिकली अटैक करने के पर्सपेक्टिव से। ऐसा कई बार न्यूज में चला था, लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में डेप्थ में बात नहीं कर रहे हैं। तो वो होता है बायोलॉजिकल अटैक। ठीक है, तो ये होता है आपका बायोलॉजिकल अटैक। केमिकल अटैक कैसे हो सकता है, तो कोई केमिकल बनाकर, कोई केमिकल तैयार करके अगर आपकी कंट्री में किसी फैक्ट्री में ये सारी चीजों को इम्पोज किया जाए, जैसे मेथिल आइसोसाइनेट वाला अटैक जो था। ठीक है, वो अटैक तो नहीं था, ऐसा कहते हैं अटैक नहीं था, लेकिन उस तरीके से अटैक किया जा सकता है। तो एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो उसके बारे में डिटेल्ड में उसको रोकने के लिए इन जैसे कृत्यों को, मतलब ऐसे जो भी परफॉर्मेंस होती हैं अपने देश में, तो इनको रोकने के लिए स्पेसिफिकली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया जिसका नाम था तर्कश। तो आपको ध्यान रखना है तर्कश एक्सरसाइज किन के बीच में हुई है, तो इंडिया और यूएस के बीच में। कहां हुई है, तो चेन्नई में हुई है। केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक्स को भी रोकने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ठीक है, तो यही वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है।
रतन टाटा जी से रिलेटेड, क्योंकि एयर इंडिया को ओन करते हैं कौन? रतन टाटा या टाटा एंड सन्स जो कंपनी है वो ओन करती है। अब बात करते हैं क्या हुआ, ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल सीधी सादी न्यूज है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सीधी सादी न्यूज है। ये डील है, ये कॉर्पोरेट डील है। एक तरीके से मानते हैं कि एक बहुत बड़ी डील है कि जहां पर हमारे इंडिया ने या टाटा कंपनी ने 470 एयरक्राफ्ट की डील की है। अपने आप में बहुत बड़ी डील है, जो कि कॉर्पोरेट डील है, ये एक न्यूज है, लेकिन इससे भी रिलेटेड क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस न्यूज के बारे में, और इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं एयर इंडिया। एयर इंडिया ने एक 470 एयरक्राफ्ट डील साइन की है विथ एयरबस एंड बोइंग एयरक्राफ्ट सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें ये न्यूज क्या रही है, तो एयर इंडिया को होस्ट कर रहे हैं कौन? एयर इंडिया को होस्ट कर रहे रतन टाटा की कंपनी। उन्होंने 470 एयरक्राफ्ट की डील की है। किसके साथ की है? एयरबस और बोइंग। बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा ये एयरबस क्या है और बोइंग क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बताता हूं। तो एयरबस क्या है? तो एयरबस एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब कि जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हवाई जहाज जितने भी होते हैं उनको बनाने की एक कंपनी है एयरबस। एयरबस एक उनको बनाने की कंपनी है, लेकिन ये किस देश की कंपनी है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर ये कंपनी है। ठीक है, फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो फ्रेंच की एक कंपनी है एयरबस। इसके अलावा अगर बात करें बोइंग, बोइंग कहां की कंपनी है? तो बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, अमेरिकन अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर यानी कि अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है बोइंग। बोइंग जो कि एयरक्राफ्ट्स को बनाती है, यानी कि हवाई जहाज जितने भी एरोप्लेन आपको दिखते हैं वो सारे एयरक्राफ्ट का निर्माण करती है। कौन सी कंपनी करती है? तो बोइंग। तो बोइंग और एयरबस ये दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं। एक फ्रेंच की कंपनी है यानी फ्रांस की एक कंपनी है, और एक अमेरिका की कंपनी है। सिंपल सी बात है। और ये कॉर्पोरेट डील जो है वो अपने आप में बहुत लेवल में बहुत बड़ी है, क्योंकि 470 एयरक्राफ्ट की डील की है रतन टाटा जी ने। इस वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। अब इस डील के साइन होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले वर्षों में भारत विमानन क्षेत्र में तीसरे बड़े वैश्विक बाजार के रूप में उभरेगा। सिंपल सी न्यूज है, लेकिन इसमें से आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना है। मैं आपको बताता हूं क्या याद रख सकते हो आप। ज्यादा से ज्यादा आप याद रख सकते हो एयरबस कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बोइंग। इसके अलावा अगर आपका बहुत मन कर रहा हो तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील है तो ऑलरेडी आपको ये याद रहेगा लंबे टाइम तक। रतन टाटा जी को ऑलरेडी आप बहुत पसंद करते होगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए बात करते हैं अब इससे रिलेटेड स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें इसमें से निकालने वाला निचोड़ क्या है, तो जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि उनका कहना है कि जो विमानन क्षेत्र में भारत वैश्विक बाजार में तीसरा सबसे बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो इस स्कीम के तहत होगा। ये जो उड़ान स्कीम है, यहां पर आप एक और ए लगा ले, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो उड़ान जो स्कीम है, ये जो उड़ान स्कीम है, ये स्कीम के तहत इस स्कीम का मेन उद्देश्य है, इस स्कीम का या इस योजना का मेन उद्देश्य है कि जो एयर ट्रेवल है ना, एयर ट्रेवल है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए कॉमन पीपल के लिए। यानी सामान्य लोग जो आज के टाइम पर एयर सुविधा नहीं ले पाते या एयर ट्रेवल नहीं कर पाते या हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, आम नागरिक वो नहीं जा पाते, तो वो लोग भी जा सकें, इसलिए अफोर्डेबल बनाना है, यानी कम प्राइस में उसे लेकर आना है। ये इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। जैसे आप बात करें रेलवे की आज की एक बेसिक टिकट होती है, अगर आप रीवा से भोपाल जा रहे हो तो 200 से 300 रुपए या 300-350 रुपए के आसपास की एक टिकट होती है। या आप एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप कहें तो बिल्कुल, तो वो भी आपकी 200 तक की आप मान सकते हैं कि एक एवरेज टिकट होती है। ठीक है, वैसे ही हवाई जहाज में अगर बात करें या एरोप्लेन में बात करें तो वहीं अगर हम लोग जबलपुर से इंदौर की बात ही कर लें, तो सिर्फ जबलपुर से इंदौर की बात करें तो वो 3000 या 4000 के समथिंग होती है, क्योंकि रेट भी फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, तो वही सारी चीजों को यानी कि पर्टिकुलरली प्राइजेस को कम करेंगे और उसे अफोर्डेबल बनाएंगे सामान्य लोगों के लिए। मतलब ये जैसे 3000, अगर बात करें जबलपुर से इंदौर के लिए तो 3000 अगर किराया लग रहा है तो इसे 1000 में लाया जाएगा या 1500 में कर दिया जाएगा, जिससे सामान्य नागरिक भी एरोप्लेन की सुविधा ले सके। ठीक है,
तो इस वजह से ये स्कीम का प्रमुख उद्देश्य यही है। इसके अलावा याद क्या रखना है आपको, तो उड़ान जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा इसे कब लॉन्च किया गया, तो लॉन्चिंग ईयर याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, एमपीपीएससी को साइड में रखते हैं अभी, लेकिन जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर बात करें जेल प्रहरी की आप बात कर लीजिए, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लीजिए, चाहे पटवारी की बात कर लीजिए, या एएनएम की बात कर लीजिए, जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ईयर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ईयर भी याद रखना है। तो उड़ान स्कीम का ईयर क्या है, 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बाकी सारी चीजें बता दी हैं, सिर्फ आपको दो चीजें इसमें याद रखनी है। वो क्या है, वो ये है कि उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुई, इसके अलावा इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल बनाना है कॉमन पीपल के लिए। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है G20 कल्चर ग्रुप। G20 कल्चर ग्रुप की मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज की गई, तो खजुराहो में ऑर्गेनाइज की गई। तो G20 की कल्चर ग्रुप की मीटिंग, जो कल्चर ग्रुप, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मुझे लगता है कि शायद 3 वीडियो आ चुके हैं, 3 वीडियो पहले, या जनवरी के लास्ट वीडियो मैंने आपको शायद ये कवर करवाया है कि सारी मीटिंग्स मैंने G20 समिट में जितनी भी मीटिंग्स होने वाली हैं, क्योंकि अलग अलग जगह होने वाली है, तो अलग अलग मीटिंग्स को हमने कवर किया हुआ है G20 की, ऑलरेडी हमने पूरी लिस्ट देखी हुई है। तो G20 की जो कल्चर ग्रुप की मीटिंग है वो कहाँ कंडक्ट होने वाली है, वो है खजुराहो में कंडक्ट होने वाली है। खजुराहो कहाँ है, तो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, आप सभी को पता होगा कि ये चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था। बनवाया था खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था ये भी आपको ध्यान आप रख सकते हैं, ये भी आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसका ईयर, हालांकि ईयर से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कब बनवाया गया था। तो ये पर्टिकुलर 950 AD टू 1080 AD, आई थिंक यही ईयर है। इसके अलावा किसने बनवाया था, तो चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था। इसके अलावा और क्या ध्यान रखेंगे आप, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित है। तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अब थीम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। G20 जो कल्चर ग्रुप है, ये मीटिंग तो ऑर्गेनाइज होने वाली है, लेकिन इसकी थीम्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो पहली चीज तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके अलावा जो थीम है, प्रोटेक्शन एंड restitution of culture heritage will be the theme for first G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग। तो इसकी जो थीम है ये आप ध्यान रख सकते हैं, प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, यानी कि हमारे जितने भी कल्चरल हेरिटेज हैं, है ना, जितने भी स्थापत्य कला के केंद्र हैं, जितने भी सांस्कृतिक स्थापत्य कला के केंद्र हैं, उनका प्रोटेक्शन करना यानी उनका संरक्षण करना, इसका उद्देश्य या आप थीम कह सकते हैं। ठीक है, इसकी थीम रही है। इसके अलावा यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगाया गया है खजुराहो में ही। तो ये वाली बात तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड मीटिंग कहाँ होने वाली है, तो कल्चरल अगली सेकंड और थर्ड मीटिंग कहाँ होने वाली है, तो भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा में है, और हम्पी कर्नाटका में है। तो पहली मीटिंग कहाँ हुई है, तो फर्स्ट मीटिंग जो है कल्चर ग्रुप की G20 की खजुराहो में हुई। इसके अलावा सेकंड मीटिंग आपको ध्यान रखना है भुवनेश्वर में, और थर्ड मीटिंग कहाँ हुई है, हम्पी में हुई है। तो फर्स्ट मीटिंग मैंने आपको बताया खजुराहो, सेकंड आपको ध्यान रखना है भुवनेश्वर, थर्ड कहाँ है, हम्पी, जो कि कर्नाटका में। अगर बात करें ओवरआर्चिंग थीम जो है G20 समिट की, वो क्या है, तो वो थीम भी आपको ध्यान रखनी है, वसुधैव कुटुंबकम। मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद रहेगा, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये इस पर्टिकुलर G20 ग्रुप की थीम है। ठीक है, तो G20 की थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, इसकी प्रमुख थीम है। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने ये वाली बात बता दी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है खजुराहो को, और 950 से 1050 AD के बीच में चंदेला डायनेस्टी ने इस टेम्पल्स को बनवाया था। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही जबरदस्त टेम्पल्स हैं, स्थापत्य कला के बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है मध्य प्रदेश में। तो अपने आप में एक बहुत दर्शनीय स्थल है, अगर आप चाहें तो वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो यही सारी चीजें आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। चलो बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिसेंटली अनाउंस किया कि विंध्य एक्सप्रेस वे के बारे में। ये जो विंध्य एक्सप्रेस वे है, जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो विंध्य एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस वे है, ये आपके मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर जिलों में बनाया जाएगा। तो ये विंध्य एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक, तो अगर हम लोग बात करें सिंगरौली की, तो सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो यहां से, तो भोपाल राजधानी से सिंगरौली के बीच में एक एक्सप्रेस वे
बनाया जा रहा है, एक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जिसका बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या है, विंध्य एक्सप्रेस वे। विंध्य एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी रिसेंटली शुरू किया जाएगा। तो ये अनाउंस किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने। और इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, तो 660 किलोमीटर इसकी लेंथ होने वाली है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज क्या है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, बिल्कुल शॉर्ट न्यूज है, तो हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का स्टेट रूपांकर कला पुरस्कार पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ओम प्रकाश महोर को ये दिया गया है। ओम प्रकाश महोर को दिया गया है 2023 का मध्य प्रदेश एमपी रूपांकर कला पुरस्कार। रूपांकर कला पुरस्कार किसे दिया गया है, ओम प्रकाश महोर को। इसकी एक बिल्कुल स्टैटिक फैक्ट है, तो स्टैटिक फैक्ट की तरह ही आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो रूपांकर कला, रूप ओम, रूप ओपी, आप ऐसा ध्यान सकते हैं। रूपांकर कला के लिए ओपी को दिया गया है पुरस्कार। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है, ये अपने आप में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है, या स्कीम चलाई जा रही है। ये डिसीजन कब लिया गया, तो 15 फरवरी 2023 को ये स्कीम या ये इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत किया क्या जाएगा, तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, इसके लिए जो फाइनेंशियल एलोकेशन है वो है 4800 करोड़ रुपए का ये स्कीम है। 4800 करोड़ रुपए की ये पर्टिकुलर स्कीम है, आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है या ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा, मतलब कि ये 4800 करोड़ रुपए का यूज विलेजेस में, जैसा कि आपको स्कीम से समझ में आ रहा होगा, ये प्रोग्राम से समझ में आ रहा होगा कि विलेजेस में क्या किया जाएगा, क्या काम करवाया जाएगा। तो वहां पर यानी विलेजेस यानी गांव में जहां पर आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुपलब्धि है, यानी कि वहां पर आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है, यानी कि ऐसे गांव जहां पर आज भी स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो ऐसे गांवों में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाएगा। या रोड कनेक्टिविटी नहीं है, यानी आप समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड का, तो गांवों में आज भी रोड्स नहीं है कई गांवों में। और अगर बात करें इंटरनेट सुविधा के बारे में, तो इंटरनेट सुविधा नहीं है, या लाइट नहीं पहुंच पा रही है, या आप कहें हॉस्पिटल्स नहीं है प्रॉपर, या प्रॉपर स्कूल्स नहीं है। तो ऐसे गांवों में ये पर्टिकुलर स्कीम के तहत इन सारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगी सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है। तो यही वाली बात आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ इतना ही है। टोटल कितने अगर हम लोग बात करें, टोटल कितने विलेजेस को अभी तक इस प्रोग्राम के फेज में रखा गया है, तो 663 विलेजेस को इस स्कीम का फायदा मिलने वाला है। टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस, तो वहां पर ये पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी न्यूज है, बिल्कुल आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। ये जो शॉर्ट न्यूज है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट न्यूज क्या है। तो फर्स्ट न्यूज है इंडिया का पहला फ्रोजन लेक मैराथन। अब बात करते हैं फ्रोजन लेक के बारे में। तो फ्रोजन लेक कहाँ हो सकता है, बिल्कुल ठंडी जगह में, फ्रोजन मतलब बर्फ, है ना। तो फ्रोजन लेक मैराथन ये कहाँ कंडक्ट होने वाली है, तो इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में ही आपको देखते हैं कि माइनस में टेम्परेचर मिलता है, बिल्कुल, है ना, -15 डिग्री, -10 डिग्री। तो जितना भी टेम्परेचर है, जो सबसे ज्यादा ठंड आप अगर बात करें हमारे पूरे भारत में, वो कहाँ है, वो आपको देखने को मिलेगी लद्दाख वाले रीजन में। हालांकि हिमालय वाले रीजन में भी कुछ जगह हैं, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें वहां पर कंपैरेटिवली अगर बात करें तो लद्दाख में ज्यादा ठंड होती है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ होने वाली है, सबसे ठंडी जगह या लद्दाख में होने वाली है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है जो रिसेंटली एक वायरस को डिटेक्ट किया गया है, कहाँ, इक्वेटोरियल गुयाना में। बात करते हैं इसके बारे में। तो रिसेंटली जो WHO है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मारबर्ग नाम का एक वायरस डिटेक्ट किया है। मारबर्ग नाम का एक वायरस डिटेक्ट हुआ है, कहां पर, इक्वेटोरियल गुयाना में। तो ये जो वायरस है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये वायरस या वायरल डिजीज है, तो ये वाली बात आपको पता चल गई। तो इससे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कहां डिटेक्ट किया गया है, तो इक्वेटोरियल गुयाना में, और इसके सिम्टम्स क्या है, तो बहुत ही खतरनाक वायरस है। इसके सिम्टम्स हैं कि आपकी पूरी बॉडी से ब्लड लॉस होने लगता है, चाहे वो आंख से हो, चाहे वो जितने भी ऑर्गन आपके
है, नाक से हो, कान से हो, तो इस तरीके से ब्लड लॉस होता है ज़्यादा से ज़्यादा इस वायरस के होने से। तो ये अपने आप में बहुत बहुत खतरनाक वायरस है और इससे इसका सर्वाइवल रेट भी बहुत कम है, यानी 80 टू 90% डेथ रेट है इसका। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, या आप ऐसा कहें कि बहुत खतरनाक वायरस है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मार्बर्ग एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज जो किसी वायरस की वजह से होती है। और उस वायरस का नाम क्या है? मार्बर्ग वायरस। कहाँ डिटेक्ट किया गया? तो इक्वेटोरियल गुइना में डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। तो अपने आप में ये बहुत खतरनाक वाली न्यूज़ थी, डराने वाली न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर हम लोग WHO की थोड़ी सी बात कर ही लिए हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? 7 अप्रैल 1948 को इसका क्या किया गया? गठन किया गया। तो फाउंड कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 7 अप्रैल 1948 को। इसके अलावा इसके करंट चेयरमैन के बारे में अगर बात कर लें, तो इसके चेयरमैन कौन है? कोई टेड्रोस करके हैं, ऑलरेडी मैंने आपको किसी लेक्चर में बताया है, टेड्रोस करके कोई है, आपको ध्यान रखना है। पूरा नाम तो आप वैसे भी नहीं याद रख पाओगे, तो टेड्रोस नाम के हैं व्यक्ति, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान रखना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, किसका? WHO को, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली शॉर्ट न्यूज थी हमारी, इंडिया की जो मेन क्रिकेट टीम है वो सभी तीनों फॉर्मेट में पहले स्थान पर आई है, फर्स्ट रैंक हासिल किया है। फर्स्ट रैंक सभी तीनों फॉर्मेट में, यानी क्रिकेट के 3 फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट। इन सभी तीनों फॉर्मेट में इंडिया पहली बार इंडिया ने टॉप किया था। हालांकि थोड़े समय के लिए वो था, लेकिन था तो पहली बार ऐसा हुआ था। तो इस वजह से ये न्यूज अपने आप में बहुत चर्चित थी, इस वजह से हमने इसे कवर किया। तो इंडिया की जो मेन क्रिकेट टीम है उसने सभी तीनों फॉर्मेट में फर्स्ट रैंक हासिल की थी रिसेंटली। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश का एक न्यूज थी। हालांकि ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्रीकल्चर मशीनरी का एग्जीबिशन लगाया गया है सीहोर में, तो ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूज थी, इस वजह से हमने इसे कवर कर लिया। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो मध्य प्रदेश में ही एक पॉलिसी चलाई गई है, एक पॉलिसी अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैं आपको बता दूं, सूरज पॉलिसी या आप सुराज पॉलिसी आप इसे कहा गया, ठीक है। तो सुराज पॉलिसी 2023, जिसमें बेनिफिट किया जा रहा है EWS सेक्शन के जितने भी लोग हैं उनको बेनिफिट करने के लिए ये सुराज पॉलिसी 2023 को लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लॉन्च की है, ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता सकता हूं। स्पेसिफिकली ये जो सुराज पॉलिसी है किससे एसोसिएटेड है? तो हाउसिंग से रिलेटेड है, यानी कि EWS सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी लोग हैं उनको हाउसिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसे जमीन, मैंने आपको बताया था, अगर जमीन नहीं है तो उन्हें जमीन देकर पर्टिकुलर घर बनवाया जाएगा उनका, तो ऐसे लोगों को हाउसिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी इस पॉलिसी के तहत। तो सुराज पॉलिसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है? हाउसिंग से रिलेटेड है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये किसे मदद पहुंचाएगी? तो इससे बेसिकली आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ये स्कीम बनाई गई है, या ये पॉलिसी, इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डू नॉट होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। 2022 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इनमें से कौन सी सिटीज है मध्य प्रदेश की जिन्होंने इसे होस्ट नहीं किया है? तो आपके ऑप्शन है, ध्यान रखना है, नॉट लिखा हुआ है, डू नॉट। तो ऐसी सिटीज का नाम बताना है आपको जिसने इसे होस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अपने आप में ये मैं आपको बता सकता हूं, बोल सकता हूं, अपने आप में बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका जवाब आप कहां देंगे? हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की, अगले क्वेश्चन की। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम कहां फाउंड किया गया है हमारे भारत में? आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का लार्जेस्ट रिजर्व पाया गया है हमारे इंडिया में। लार्जेस्ट तो नहीं है, लेकिन इंडिया में पाया गया है। लेकिन मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी कि सबसे ज्यादा लिथियम का रिजर्व कहां मिलता है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व कौन सा देश है, किस देश में सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है, उसके 3 नाम मैंने आपको बताया था। मैं आपको, क्योंकि अभी ऑप्शन से आपको बताना है, इन्हीं ऑप्शंस को देखकर आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये न्यूज अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हमें कवर करके चलने हैं। तो हमने 2 या 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने क्वेश्चन के माध्यम से या लेटर हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो इसका जवाब भी आप कहां पर देंगे? कमेंट सेक्शन में। जो लोग प्रीवियस लेक्चर को जिन्होंने देखा है वही लोग इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, ठीक है।
अगर किसी तरह का फिर भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव देना है, कुछ अच्छा फीडबैक देना है इस पूरे सेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, कुछ अच्छा सुझाव, या फिर अगर आप कुछ अच्छा कहना चाहते हैं हमारे बारे में तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, किसी भी तरह की समस्या है आपको, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, चाहे आप इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक में हो, यहाँ पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग लगातार आपके साथ कुछ अच्छा करते रहेंगे और हम लोग अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।